रोज़ टीवी पे आके बंदर के हुलिये वाले लोग बातें करते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम। इनको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया हुआ है, इनको भी, इनके चचा को भी, इनके वालिद मोहतरम को भी। ये लोग ऐसे हैं कि मैं इनके मुतल्लिक बात भी करना नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहते आप। yes. ये यूनान का एक वर्ड है, ग्रीक, और उस सरकारी मुलाजम के मुतल्लिक ब्यूरोक्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था जो इंतहाई बद लिहाज और बेलगाम होता था। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती कि जिस मुल्क और कौम के अंदर अदलिया सही फैसले कर रही हो। अभी इस सिस्टम ने क्या क्या नहीं किया इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। हर वो काम किया जहाँ से कमीशन खाया जा सकता है। अगर डाकू कब्जा करके बैठे हों मेरे ही घर पे और कहें कि जी हमारे साथ शामिल हो जाओ डाका जनी में, तो मैं क्यों उनके साथ शामिल होऊंगा। एक ट्रस्ट है जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके अंदर खान साहब ने कहाँ से करप्शन कर ली कि एक चीज़ रियलिटी होती है, एक परसेप्शन होता है जी, लेकिन लोग रियलिटी पे नहीं जाते। परसेप्शन ऑलवेज प्रोसीड ऑन रियलिटी। फॉर्म 47 के जो लोग हैं ये सारे लोग हारे हुए हैं। खान साहब ने बनीगाला जाने से भी इनकार कर दिया, बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने जो अपने मुतालबात पेश किए हैं वो आपके सामने हैं, उसमें किसी जगह नहीं कहा हुआ कि मुझे रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2025 का साल है, ये इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। फवाद चौधरी वगैरह, फवाद चौधरी क्या चीज़ है, मुझे ये बताएं ना कि फवाद चौधरी को कौन जानता है। जी सर। उसको वोट इमरान खान के नाम पे पड़े हैं। मैं मुशाहिद हुसैन सैयद का एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे टीवी पे लिया हुआ था, कि पाकिस्तान के किसी बंदे को अमेरिका ने इन्विटेशन नहीं भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फयाज राजी। 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में पीटीआई और हुकूमत के पास अपने अपने हक में दलाइल के अंबार हैं। पीटीआई कहती है कि यह केस झूठा, बेबुनियाद है और बानी पीटीआई को सजा बेबुनियाद दी गई है, जबकि हुकूमती वुज़रा की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई सजा के मुर्तकिब ठहरे हैं और उन्होंने अलकादर ट्रस्ट में करप्शन की है। बहरहाल ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये सिस्टम अपने लिए लाडले तख्लीक करता है और लाडले पैदा करता है। एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये सिस्टम लेके आया, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उनको ये ज़ोम हुआ कि वो सिस्टम के वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। जब उनको ये ज़ोम हुआ, सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश की, तो फिर इस सिस्टम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो किया वो आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये सिस्टम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेके आया। एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मौका दिया। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ नजर आने लगी और उनको ये एहसास होने लगा कि वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि उनको पूरी दुनिया में मकबूलियत मिल रही है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी सिस्टम से बाहर निकलकर काम करना चाहा। तो इस सिस्टम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी नकायल बाहर फेंका, उनको ताहयात नाअहल किया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और उसके बाद इस सिस्टम ने आगे बढ़ते हुए अपने लिए एक नया लाडला तख्लीक किया। वो लाडला बानी पीटीआई इमरान खान की सूरत में था। जब इमरान खान को सामने लेके आए तो इमरान खान ने भी इस चीज़ को देखा। उनको जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको मकबूलियत मिल रही है, तो बानी पीटीआई भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं अवाम का मुंतखब करदा वज़ीर आज़म हूँ। फिर बानी पीटीआई को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। केस के ऊपर केस चलते रहे और बिल आखिर बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे 2 साल उनको होने वाले हैं, जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। अलकादर ट्रस्ट के हवाले से एक फैसला सुनाया गया जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल की सजा, जुर्माना और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद गुलजार हसनैन शाह साहिब, मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, विजिट कर चुके हैं और बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं। चूंकि पीटीआई कहती है कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है, जबकि हुकूमत कहती है कि इसमें सजा के मुर्तकिब ठहरे हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए थी। बहरहाल ये तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब से इस बारे में बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम जी, मेहरबानी, मैं ठीक हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज
फाइज रह चुके हैं, पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर आपने काम कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपका बड़ा नाम है और आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अलकादर ट्रस्ट केस है क्या? चूंकि काफ़ी पाकिस्तानियों को इस बारे में इल्म नहीं है, पता नहीं है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या। देखें, बात ये है कि एक ट्रस्ट है जी, जैसे शौकत खानम ट्रस्ट है, नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के ज़रिए बनी हुई है और ये इन्होंने 100 कितने मिलियन का वो जो रोज़ टीवी पे आके बंदर के हुलिये वाले लोग बातें करते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम। और ख़ान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो ये लोग जाहिल हैं और ऊपर से ये सीखना भी नहीं चाहते। एक ट्रस्ट है जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके अंदर ख़ान साहब ने कहाँ से करप्शन कर ली या ख़ान साहब के ज़िम्मे वो कैसे लगा लिया। लेकिन आपको पता है कि यहाँ इल्ज़ाम जो लगाया जाता है उसके पीछे वो एक उसकी सोक्रेटिस की एक सेइंग है कि एक चीज़ रियलिटी होती है, एक परसेप्शन होता है जी, लेकिन लोग रियलिटी पे नहीं जाते। परसेप्शन ऑलवेज प्रोसीड ऑन रियलिटी, कि जो वहम बना दिया जाता है या जो एक इमेज क्रिएट कर दिया जाता है वो हमेशा रियलिटी के ऊपर सवार हो जाता है। इसी तरह इन्होंने इसके करप्शन, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी तमाम वो चीज़ों छुपाने के लिए एक इंतहाई ईमानदार और साफ गो और दयानतदार आदमी को इन्होंने उसके अंदर इल्ज़ाम दिया हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब का इससे कोई लेन देन नहीं है। ट्रस्ट है वो अलकादर, उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हर चीज़ मौजूद है, जाके देखें कि उसमें करप्शन कहाँ से आ गई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सीएम पंजाब की जानिब से बार बार, चूँकि वो आजकल विज़िट कर रही हैं तालीमी इदारों का, तो उन्होंने एक तालीमी इदारे में, एक यूनिवर्सिटी में कहा कि अलकादर ट्रस्ट चूँकि उनके तहवील में आ गया, हुकूमती तहवील में, चूँकि कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो वो कह रही थी कि अब जादू टोने के वहाँ पे तालीमात नहीं सिखाई जाएंगी बल्कि दुनियावी और साथ साथ दीनी तालीम सिखाई जाएंगी। देखें, बात ये है कि वो सही है ना, ये फॉर्म 47 के जो लोग हैं ये सारे लोग हारे हुए हैं, इनको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया हुआ है, इनको भी, इनके चचा को भी, इनके वालिद मोहतरम को भी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि उन लोगों को ला के कौम और मुल्क के ऊपर सवार कर दिया गया है, जो रुसवाए ज़माना करप्ट लोग हैं। इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ कि वो लोग चीख रहे हैं जिनका मतलब, और आवाम को भी पता है, यहाँ जाके ड्रामाबाजी और ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या आवाम को नहीं पता कि इनका कैरेक्टर क्या है, लोगों का ये क्या है। इनको इस्लाम का नाम लेते हुए ही बंदे को शर्म आती है जब ये एथिक्स की बात कर रहे होते हैं। सर, पिछले दिनों उकाड़ा यूनिवर्सिटी भी चूँकि विज़िट की गई और स्टूडेंट की जानिब से बड़े ये इल्ज़ामात आयद हो रहे थे कि जो उकाड़ा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट है, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिर क्यों? ऐसे ही है। आप तो खुद सहाफ़ी हैं, आप गए भी होंगे, आपने कवर भी किया होगा। वो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे और बाकी तो ये सारे के सारे ड्रामाबाजियाँ हैं। मैं और कुछ नहीं कहता किसी के बारे में, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि मैं इनके मुतल्लिक बात भी करना नहीं चाहता। बात ही नहीं करना चाहते आप? Yes. अच्छा सर, मैं चूँकि सियासी, आप चूँकि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और काफ़ी किताबों के आप मुसन्नफ़ भी हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं इस वक्त, कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हालात बेहतर कर सकती है? आप इसमें मतलब आपसे ये सियासी नहीं, चूँकि आप एक बतौर पाकिस्तानी आपसे मैं पूछना। देखें शाहिद साहब, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ज़वाल में और चढ़ाई से, ऊंचाई से ढलवान में उतरने में दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं। जब आप ज़वाल की मंजिलें तय कर रहे होते हैं या ढलवान में उतर रहे होते हैं, चीज़ों का आपको पता ही नहीं लगता कि आप नीचे जा रहे हैं। नीचे आप आके आपको एहसास होता है कि कितनी ऊंचाई से आप नीचे गिर चुके हैं। इसी तरह जो मुल्की हालात हैं, हमारी बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में से तीसरे नंबर पे है जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली जिसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। जो हमारे बचपन में पानी हमारे इलाकों में 30-40 फुट पे ट्यूबवेल निकल आता था, अब वो 500-550 फुट पे नीचे चला गया ज़ेरे ज़मीन। बारिशें
रवाज ख़त्म हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इंतहाई मुश्किल में हम हैं। आबादी हमारी, अब आप ये देखें ना कि लाहौर से शुरू हो जाए तो भाई फेरू तक सारी कंस्ट्रक्शन है, आप हुजरा शाह मुकीम से शुरू हों तो दीपालपुर तक सारी कंस्ट्रक्शन है। पूरी दुनिया के अंदर ये रवाज है कि आप अपनी ज़रई ज़मीनों को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कोई चूँकि पूछने वाला नहीं है ना, या ना इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती से पिछले चंद साल जो हैं इसमें ना इस मुल्क बेचारे के अंदर ना कोई कायदा, ना कानून, ना कोई अदालत, ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई तरीक़ाकार रह गया हो। सर ब्यूरोक्रेट्स, मतलब कि आप चूँकि एक बड़े ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हालांकि एक पूरा कानून मौजूद है 1970। ब्यूरोक्रेट्स की मैं आपको शराइ साहब बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेट जो है ये यूनान का एक वर्ड है, ग्रीक, और उस सरकारी मुलाजम के मुतल्लिक ब्यूरोक्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था जो इंतहाई बद लिहाज और बेलगाम होता था। तो ये जब ब्यूरोक्रेट आप कहते हैं, इनका तो नौकर हैं, मैं भी रहा इतनी 35-36 साल नौकरी की, इनको तो जैसे ऊपर कहेंगे ये सिस्टम को ख़राब करने के लिए इनको तो इशारा चाहिए होता है, ये सबसे पहले खुद ख़राब ऑर्डर के ये बैठे होते हैं, ऑर्डर के ये लोगों को बताते हैं कि जी इस तरह खराबियां हो सकती हैं, ये खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर बताइएगा कि अहमद मीर चूँकि बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने पिछले दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जिस जज ने फैसला दिया है अल कादर ट्रस्ट के हवाले से, उन्होंने कहा कि 2004 में अनफिट फॉर द जुडिशल सर्विस इनको कर दिया गया था, और वजह ये थी कि एक वकील पेश हुए थे और बल्कि अदालत में पेश ही नहीं हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनको रिमांड दे दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि हमारा जो आज का मुद्दा, गुजारिश ये है कि ऐसे बंदे ये ढूंढ के लाते हैं कराने के लिए। वो जब हिटलर ने वॉर स्टार्ट की हुई थी इंग्लैंड के ऊपर और बाकी भी सारे यूरोप में उसने स्टार्ट किया, तो उसके पास इतनी बड़ी एयरफोर्स थी कि इट इज़ सेड कि कई दफ़ा 6-6, 7-7, 100 बॉम्बर इकट्ठे इंग्लैंड पे अटैक करने आते थे। उन्होंने इंग्लैंड, लंदन की मैं बात कर रहा हूँ, तबाह करके रख दिया। तो विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, तो वो बाहर निकला, लोगों की बड़ी शोर और शराबा, तो उसने कहा कि क्या हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? उन्होंने कहा हाँ हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं। तो ही सेड, उसकी बड़ी मशहूर वर्ड है, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती कि जिस मुल्क और कौम के अंदर अदलिया सही फैसले कर रही हो उसको कोई नहीं शिकस्त दे सकता। और जब इन्होंने जो अदलिया का हाल कर दिया है, 26वीं आईनी तरमीम और व्हाटएवर, जी वो आपके सामने ही है। अब मैं 130वें नंबर पर पूरी दुनिया में हमारी जुडिशरी काम कर रही है। मेरे ख्याल में इन्होंने नंबर ही 130 गिनाए होंगे, वरना तो हम उससे भी नीचे पहुंच चुके होते। तो ये आपके सामने है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, कोई भी क्या कह सकता है जो इन्होंने हर चीज़ का हाल कर दिया। बानी पीटीआई का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सियासी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, वो वाहिद शख्स हैं, ना उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ किया। इनका भी ख्याल था, ख्याल करने वालों का, कि जी जैसे इन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ किया या बाकियों के साथ किया, वो माफ़ी मांग के सरूर पैलेस या सरे पैलेस या कहीं भाग जाएंगे। अब वो कहते हैं हमारे लिए तो मुसीबत बन गई। खान साहब ने बनी गाला जाने से भी इनकार कर दिया, बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने जो अपने मुतालबात पेश किए हैं वो आपके सामने हैं, उसमें किसी जगह नहीं कहा हुआ कि मुझे रिहा किया जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे जो बेगुनाह कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए, और जो ये इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई का। पीटीआई को तो इंतशार पसंद कहा जा रहा है कि इंतशार पसंद टोला है। इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर भी, बल्कि कल भी एक प्रोग्राम में देख रहा था, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो कह रहे थे कि ये प्रॉपर बाज़ाब्ता एक इंतशार पसंद टोला है, सियासी जमात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने तो नहीं, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं या सादिक साहब, वो अच्छे शरीफ आदमी हैं, उनके मुंह से कहलवाया गया होगा। वो इस तरह की मैं नहीं समझता कि वो बातें करें। ये तो वो जो राना सनाउल्लाह भी अब कुछ बाज आया हुआ है, या वो जो किस वजह से उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था, नहीं सदर साहब जो रहे,
वो जाके जजों को लोग कहते हैं, जिसके ऊपर बेनज़ीर साहिबा ने कहा था कि ये कैंगरू कोट्स हैं और चमक है, पैसे जो है तो सारे ज़माने को पता है। उसका पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? यही जो पता नहीं क्या नाम है उसका, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नहीं, ये जो इनका मिनिस्टर फॉर है इंफॉर्मेशन, अच्छा तारड़ जी, बिल्कुल। उसका क्या ताल्लुक है सिवाय ये कि उनके दादे ने इनको सारा इस्टेब्लिश किया और ये और वो किया, तो वो बैठे बातें कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि ये सिस्टम अपने लिए लाडले तख्लीक करता है, यानी कि सिस्टम ने सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्टैंड किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेके आया और इमरान खान को भी ये सिस्टम ही लेके आया है। इस बात में कितनी सदाकत आप मानते हैं कि? बिल्कुल, मैं इस बात पे नहीं करता। अभी इस सिस्टम ने क्या क्या नहीं किया इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। आज तक कभी दुनिया में सुना है आपने कि एक सियासी पार्टी है, उसको आप कहें कि जी ये पार्टी नहीं है और उसके जितने कैंडिडेट्स हैं, किसी का निशान बैड है तो किसी की हॉकी है तो किसी का फुटबॉल है, निशान नहीं दिए। इसके बावजूद अवाम की आप हिम्मत देखें कि उन्होंने इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, और मेजॉरिटी के साथ जो पीटीआई के लोगों को पता था कि ये पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, निशान उनके जो भी थे, अक्सरियत में जिताया, और फिर ये इलेक्शन कमीशन और इनकी आपके इलेक्शन में क्या हाल हुए? आप जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हार जो अभी हैं उनको भी पता है कि क्या पोजीशन है, पता है उनको भी। अब नहीं पता तो अल्लाह और लोगों को तो पता है लोगों को पता है और इन खुद को भी, इनको 100% पता है। मैं तो नहीं कहता कि भाई ये हुआ ये वो हुआ, अपना कहना केस क्या मतलब है, अवाम को पता है, उन्हें खुद भी पता है, तो ये सामने है उसके। अच्छा सर, बताइएगा कि एक स्टेट क्या दूसरी स्टेट में मुदाखलत बराह रास्त कर सकती है? चूँकि पीटीआई बार बार कह रही थी कि ट्रंप जब हलफ लेंगे तो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, जबकि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी, चूँकि ये गुज़श्ता दिनों पहले जब हलफ बर्दारी हुई तो कहा गया कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर इन्विटेशन मिला है। देखें, ये कल मैं मुशाहिद हुसैन सैयद का एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे टीवी पे लिया हुआ था, कि पाकिस्तान के किसी बंदे को अमेरिका ने इनविटेशन नहीं भेजा। ये जो नकवी साहब या वो फिर रहे थे, ये 15-20 हज़ार डॉलर के अंदर आप टिकट खरीद सकते हैं। सही, अंदर वो हॉल जो उनकी बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, जहाँ आके प्रेसिडेंट हाथ हिलाता है, वहाँ आप आगे से हिला सकते हैं और कहेंगे जी ये ट्रंप तो मुझे ही हाथ हिला रहा था इसलिए मैंने जवाबन हिलाया है। इसका तो कोई हल नहीं एक बंदे को, यानी ये हमारी पोजीशन हो गई है। जो अमेरिका के बहुत हम क्लोज होते थे किसी वक्त में, अब हमारी ये पोजीशन हो गई है कि उन्होंने किसी हकूमती एहलकार को या किसी पार्टी के बंदे को इस काबिल नहीं समझा कि उनको इनविटेशन एक्सटेंड कर। बड़ा आज़ाद समझ रहे हैं हम लोग इस तकरीब में जाना, चूँकि बतौर एक कौम क्या नहीं, एजाज़ की बात नहीं है, अहमियत की बात होती है जी। यानी वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप वो बेशक नहीं भी खाता, आप बहुत अच्छी उसकी खातर तवाज़ो करते हैं, तो ये मतलब ये नहीं है कि वो खाता है, ये नहीं, ये मेहमान की इज़्ज़त अफजाई होती है। और अगर आप उसे कुछ भी नहीं पेश करते तो इसका मतलब है आपने मेहमान को समझा ही कुछ नहीं जी। अच्छा सर, हालात क्या देख रहे हैं आप आइंदा पाकिस्तान के, चूँकि अभी जो वो केस चला हुआ है अदालत में तोशाखाना का, उसका भी फैसला आने वाला है, क्या समझते हैं आप? देखिए, बात ये है, तोशाखाना वगैरह ये कोई केस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2025 का साल है, ये इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, अपनी तमाम ये फजूलियात जो उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं उनसे, और पीटीआई के लिए और मुल्क और कौम के लिए और हमारी सियासत के लिए इंशाल्लाह ये बेहतर साल होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2025 के अंदर ही मुनसिफाना और फेयर इलेक्शन होगा, जिसमें इस वक्त मेरी अपने ख्याल के आपकी ज़ाती ये प्रोडिक्शन है कि 25 में इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे? इंशाल्लाह। नज़र आ रहे हैं आपको इलेक्शन? क्यों नहीं आ रहे, बिल्कुल होंगे। और पीटीआई के साथ इस वक्त 85% आवाम खड़ी है चारों सूबों। लोग तो छोड़ के चले गए, कहा जा रहा है कि पार्टी के जो जितनी भी क़यादत थी
वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और देखें, अगर सिर्फ सोशल मीडिया की मैं गुजारिश करता हूं, अगर पीटीआई को इमरान खान साहब नहीं छोड़ते तो सारा ज़माना भी ये जो लीडरान बने फिर रहे हैं, कौन से छोड़ के गए? बताएं ना, ज़रा नाम ले मुझे। बड़े लोग चले गए, मतलब बड़ों में से किसी एक छोटे का। फवाद चौधरी वगैरह। फवाद चौधरी क्या चीज़ है? मुझे ये बताएं ना कि फवाद चौधरी को कौन जानता है? जी सर। उसको वोट इमरान खान के नाम पे पड़े हैं। मैं अगर जीतता हूं तो मुझे कौन जानता है? मुझे लोग इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, पहले भी जीत गया था, तो मैं तो ये कहता हूं कि मुझे अगर वोट जब पड़े, पिछला भी पड़ा, अब भी पड़ेगा, तो वो इमरान खान के। अच्छा सर, मैं चूंकि आपसे ज़ाती हैसियत में एक सवाल करना चाहता हूँ। आप बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, अगर हुकूमत इस वक्त आपसे खिदमात लेना चाहें तो क्या आप खिदमात देना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? ये प्रेजेंट हुकूमत? जी, ये मैं बिल्कुल इनके साथ नहीं खिदमत अपनी दूंगा। मैंने बहुत कौम के खिदमत कर चुका। अब मैं, हाँ, अगर कोई जायज़ हुकूमत हो तो उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। पाकिस्तान के लिए भी नहीं करेंगे? नहीं, पाकिस्तान के लिए अगर डाकू कब्जा करके बैठे हों मेरे ही घर पे और कहें कि जी हमारे साथ शामिल हो जाओ डाका जनी में, तो मैं क्यों उनके साथ शामिल होऊंगा? नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई को 25 में रिहा हो पाएंगे और आइंदा वजीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं? इंशाल्लाह ये दोनों बातें आपने सही पूछी हैं और ऐसा ही, बल्कि ये भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि कभी भी रिहा नहीं होंगे और आइंदा वजीर आज़म भी नहीं बनेंगे। ये तो एक मतलब किसने प्रेडिक्ट किया? मतलब जो हमारे हैं तज्जियाकार हैं, या कौन से तज्जियाकार हैं? कोई शैतानी तज्जियाकार रहमानी तज्जियाकार नहीं हो सकते। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? देखें, बात यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 में ही खान साहब रिहा होंगे। 2025, या अगर बहुत बात आगे बढ़ती है तो दिस इज़ बाय मेरी ये पेशेन गोई है, इसको याद रखिएगा। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। अगर 2025 में के एंड में नहीं तो इंशाल्लाह 2026 के फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सर, एजुकेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है और हो रहा है वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। कौन सा दिखाए ना मुझे, क्या काम किया, कौन सा काम किया? और बल्कि ये भी कहा जाए सिवाय अपनी यूनिवर्सिटियों में जाके ड्रामाबाजी के और यूं लगता है जैसे आप फैशन शो में आ गए हैं। कौन सा इन्होंने काम किया है? आप बताएं ना। आप माशाल्लाह साफ़ी हैं और आपने सवाल मुझसे किया। जब सवाल किया जाता है तो बंदे को खुद उसका जवाब पता होना चाहिए। आप बताएं। मैं सर, उकाड़ा यूनिवर्सिटी आपके सामने एक उकाड़ा यूनिवर्सिटी मरियम नवाज ने बनाई है। सर, नून लीग ने बनवाई थी। कब? ये परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में बनी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। यानी कि आप समझते हैं कि नून लीग ने कोई एजुकेशन के हवाले से काम नहीं किया? नून लीग ने वो एक दानिश स्कूल बनाए थे। डीपीएस नहीं, दानिश स्कूल। डीपीएस तो बहुत पुराने बने हुए हैं ना। डीपीएस तो डिवीजनल पब्लिक स्कूल होते थे, हर डिवीजन में डीपीएस हैं, जिलों में भी हैं, ये डिवीजन लेवल पे तहसील में भी अब बना दिए हैं। तो वो दानिश स्कूल एक बनाए थे। मुझे तो कहीं वो दानिश स्कूल नज़र नहीं आया, जैसे मरियम नवाज को अल-कायदर यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आ रही। और नहीं, अब तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तहवील में चलेगी। अब तो उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया अल-कादर ट्रस्ट। अब आप देखें, ट्रस्ट किसी की तहवील में नहीं जा सकता। तो जो कहते हैं कि वो मुल्क अपनी तहवील में लिए बैठे हैं, और मुल्क जिन्होंने उनकी तहवील में दिया है, अल्लाह हमें इनके शर से बचाए। अच्छा, पीटीआई ने कौन सा सबसे बड़ा जो आप समझते हैं और सबसे बेहतरीन काम किया है? आप देखें, पीटीआई ने मुसाफिर खाने बनाए लोगों के लिए, गरीब जो नहीं ठहर सकते थे। अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने आपको एक नाम दिया, एक मकाम दिया। फिर उसके अलावा ये जो सेहत कार्ड हैं, जो गरीब 10-10 लाख के, जो गरीब आदमी किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो वो अपनी गाय भैंस बेच के उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इन्होंने क्या किया मुझे बताया ना। मोटरवे, ग्रीन ट्रैक्टर्स और बड़े काम कर रहे हैं ये। सर, गुजारिश ये है, मोटरवेज बनाई, हर वो काम किया जहां से कमीशन खाया जा सकता। कमीशन के लिए काम कर, मैं ये नहीं कहता, हर वो काम किया जहां से कमीशन खाया जा सकता है। कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई है? अपने लिए काम किया है।
मैं ये नहीं बात कर रहा, यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है, हॉस्पिटल कौन सा बनाया है? सर सारे हॉस्पिटल्स मुझे बता, एक बता देना आप। सारे वो कहते हैं जी सारे, मैं कि वो पिछले दिन बात कर रहा हूँ, उसने कहा जी बहुत सारा, मैं कि उन बहुत सौ में से एक बता दो, कहते नहीं जी बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये तो फिर बेवकूफ़ाना बात हुई, आप बता देना मुझसे जो आपने पूछा। सर सीएम पंजाब तो हमेशा इस बात के दावे करती नजर आती हैं कि अभी ग्रीन स्कीम है और ज़राअत के ऊपर मिनिस्टर ज़राअत भी बड़ा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चूँकि ज़राअत मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गुजारिश ये है शराजी साहब कि हमारा मुल्क सो कॉल्ड, हम कहते हैं कि हमारी तकरीबन 62% आबादी मुल्क की 62% जी पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। यही है ना, हम समझते हैं 7वां बड़ा मुल्क गंदम पैदा करने वाला है मुल्क हमारा। बदकिस्मती से हम दूध बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जितना भी आपको डिब्बों में नज़र आ रहा है या बिक रहा है, इनमें से सारा पाउडर मिल्क है। जो हमारा अपना दूध तो बहुत कम है। जी जी। हमारे ये जो दालें फॉसल ऑयल है, ये डीजल पेट्रोल, इसके बाद हमारा सबसे बड़ा बिल जो है वो हम मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। दालें टोटल हम चार या 5 दालें, 4 होती है, वो चारों की चारों हम ब्राज़ील वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। मिर्चें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सब्जियां हम चाइना, और फ्रूट हम उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये गिलगित बल्तिस्तान और आगे चले जाएं, वहाँ सारी सब्जियां और सारे फल आपको चाइना से आते हुए नज़र आते हैं। तो एग्रीकल्चर तो हम हैं, बस इसी तरह बराए नाम है, बराए नाम है। गंदम कभी हम बाहर से मंगा के गंदी गंदम और किसानों की बेचारों की बिक नहीं रही होती, और फिर कभी हम मिन्नतें कर रहे होते हैं कि गंदम लगाओ और ये करो और वो करो। बहुत शुक्रिया पीर साहब, थैंक यू। जी मेहरबानी।